ने देखा होगा, सुना होगा, कल से चल रहा है हामिद अंसारी। एक हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी नाम हामिद अंसारी है। लेकिन इस हामिद अंसारी का उनसे कोई रिश्ता नहीं है। ये एक अलग कहानी है। कैसे सोशल मीडिया के ज़रिए लोग गुमराह हो जाते हैं, या उनको भटका दिया जाता है, या उनको शिकार बनाया जाता है। ये कहानी, ये एक नसीहत भी देती है। कहानी मुंबई के एक नौजवान की है, और इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, वीर ज़ारा, प्रीति जिंटा, शाहरुख खान, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं ये वीर ज़ारा से मिलती जुलती भी कहानी है, थोड़े से कुछ चीज़ें अगर हटा दी जाएं तो मुंबई का एक नौजवान, जिसकी उम्र, चूँकि ये कहानी है 2012 की, मैं 2011 से शुरू करता हूँ। 2011 में वो 32 साल का था। अच्छे खासे फैमिली से, माँ एक मुंबई की कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल, फादर बैंक में जॉब करने वाले, एक बड़ा भाई, और ये खुद इसने इंजीनियरिंग की, और एक जगह पे शुरुआत में ये एज ए लेक्चरर भी लगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में 2011 के आखिर में ये चूँकि नेट वेट सर्फिंग करते करते और सोशल मीडिया पे एक्टिव बहुत था, इसकी दोस्ती चैटिंग के ज़रिए एक पाकिस्तान की लड़की से होती है। लेकिन इसे ये पता नहीं था कि ये लड़की जो है जिससे वो बात कर रहा शुरुआत में, वो पाकिस्तानी है। उस लड़की ने अपना नाम बताया, इन दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। धीरे धीरे करके ये चैटिंग फिर दोस्ती में बदलती है, फिर प्यार में बदलता है, और दोनों को प्यार हो जाता है। जो ये मुंबई का नौजवान इंजीनियर, इसका नाम हामिद अंसारी, और बातचीत के दौरान में फिर उसे पता चलता है बाद में कि जिससे वो बात कर रहा है, जिसके साथ दोस्ती हुई है, जिसके साथ प्यार हुआ है, और शायद दोनों शादी भी करना चाहते थे, वो लड़की पाकिस्तान के पेशावर के करीब खैबर पख्तूनख्वा एक जगह है, अब वहाँ की है। पाकिस्तान का ये जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, इसकी एक ख़ासियत आपको बता दूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये वो इकलौता इलाका ऐसा है जहाँ लड़कियों के लेके बहुत सारे सख्त कानून नियम हैं, और कहते हैं कि ये ऑनर किलिंग के लिए भी बहुत बदनाम है। वहाँ अगर लड़कियाँ कुछ अपनी मर्ज़ी से शादी करें या कुछ और करें, तो वो इज़्ज़त के नाम पे अपनी बेटियों को भी मार देते हैं। तो ये वो कट्टर इलाका है खैबर पख्तूनख्वा। तो वहाँ की ये लड़की खैबर पख्तूनख्वा के पास एक गांव है, वहाँ पे की रहने वाली, और इन दोनों में फिर दोस्ती प्यार सब कुछ हो जाता है। हामिद अपने घर वालों से ये शेयर नहीं करता, वो बताता नहीं है। अब इस दौरान में चूँकि प्यार जब प्रवान चढ़ा तो फिर मिलने की ख्वाहिश आई, तो इसने पाकिस्तान जाने का मन बनाया, और चोरी छुपे बिना घर वालों को बताए हुए इसने पाकिस्तानी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। दिल्ली हाई कमीशन में, जो पाकिस्तानी उच्चायोग है यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ उसने अप्लाई किया। करीब 10 साल तक वो वीज़ा के लिए कोशिश कर 10 महीने तक, माफ़ कीजिएगा, 10 महीने तक ये कोशिश करता रहा। अब 2012 शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ख़त्म होता गया। सितंबर तक इसने बहुत चक्कर काटे, पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने ना तो इसको वीज़ा देने से मना किया, और ना ही रिजेक्ट किया, और ना ही वीज़ा दिया। तो ये टालते रहे वो, और ये लगातार कोशिश करता रहा। इस बीच में मुंबई में ये एक दो ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कड़ियों का काम करते हैं, उनके पास भी गया, और उसने पाकिस्तान की वीज़ा दिलाने में मदद की। एक जो एक्टिविस्ट थे, जो ख़ासतौर पे पाकिस्तान की जेलों में बंद हिंदुस्तानी कैदी, और हिंदुस्तान की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदी, जो गुनहगार नहीं हैं और किसी गलतफहमी में पकड़े गए हैं और जेल में लेकिन सड़ रहे हैं, उनको आज़ादी दिलाने के नाम पे वो अपनी मुहिम चलाते थे, जतिन देसाई। तो ये इसे पता था कि ये पाकिस्तानी कैदियों को भी रिहा कराते हैं, और ये तो जतिन, तो उसे लगा कि शायद इनकी मदद से वीज़ा मिल सकता है। तो किसी के थ्रू सिफारिश लेकर ये वहाँ पहुँचा, और इसने बताया कि पाकिस्तान जाना, वीज़ा चाहिए। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हो। तब इसने उनके सामने सच्चाई बताई कि एक लड़की है जो खैबर पख्तूनख्वा में रहती है, और हम दोनों प्यार करते हैं, और मैं शादी करना चाहता हूँ, और उसको वहाँ जाकर उसके घर वालों से मिलना चाहता हूँ, और फिर रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। तो वो हंसे, उन्होंने कहा तुम बेवकूफ़, अपने करियर पर ध्यान दो। पाकिस्तान जाकर, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर वहाँ से सिर्फ तुमने अभी तक चैटिंग की है, कोई जान पहचान कुछ नहीं है, पता नहीं क्या सच्चाई हो क्या ना हो, तो तुम ये मत करो। लेकिन वही है कि दिल माना नहीं, और वो अपनी कोशिश में लगा रहा। इसी बीच अक्टूबर 2012 के तीसरे या चौथे हफ्ते में
अचानक इसके पास पाकिस्तान से खबर आती है चैटिंग के ज़रिए, बल्कि वही लड़की जिससे ये चैट करता था वो कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करना चाहते हैं और मैं उससे शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं शादी तुमसे करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे आकर बचा लो और ये शादी रुकवा दो। ये सुनकर हामिद परेशान हो जाता है। वो और फिर कोशिश करता है किसी तरह से वीज़ा मिल जाए, जुगाड़ हो जाए, वो पाकिस्तान पहुँच जाए, लेकिन वीज़ा मिल नहीं रहा। इस दौरान अब वो पाकिस्तान में भी अपने कुछ कनेक्शन खंगाल रहा था कि वहाँ से किसी की मदद से वीज़ा मिल जाए, तो इस नेट के ज़रिए ही। और वो अपनी उस जो गर्लफ्रेंड थी उसको भी वो ये चीज़ें करता था कि कोई ऐसा हो जो हेल्प कर दे। तो इस कोशिश में कुछ लोग इसके और संपर्क में आए जो पाकिस्तानी थे, और उन्होंने उसको एश्योरेंस किया कि हम तुमको वीज़ा दिलाएंगे और जो सारी चीज़ें थी। लेकिन वो हुआ नहीं। इसी बीच में जब ये लड़की का फ़ोन आता है कि मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं और तुम बचाओ, आ जाओ, तो ये ज़्यादा परेशान होता है और जब कोशिश करता तो फिर उन लोगों से भी ये कांटेक्ट करता है जो इसके पाकिस्तान के दोस्त बने। वो इसको भरोसा तो देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। तभी उनमें से ही कोई एक इसको फिर इससे बातचीत शुरू कर देता और कहता है कि यहाँ तुम्हारी उस लड़की की जो है शादी कहीं और हो रही है और तुम अभी तक इंडिया में पड़े हुए हो, तुम क्यों नहीं आते उसको बचाने के लिए और उसको ले जाओ अपने साथ। तो वो उकसाते हैं। तो ये मजबूरी बताता है कि वीज़ा है नहीं, वरना तो मैं आ जाऊँ। तो कहते हैं काम करो, वही पहली बार उसको आइडिया देते हैं कि तुम वैसे वीज़ा तो मिलेगा नहीं, तो तुम वीज़ा के चक्कर में मत पड़ो, तुम अफ़गानिस्तान आ जाओ, अफ़गानिस्तान का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा इंडिया से, और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होना बड़ा आसान काम है, वो हम सब इंतज़ाम कर देंगे। तो अब उसके सामने ये था कि एक रास्ता खुला और उसे ये सब कुछ पता नहीं कि इसके पीछे मकसद क्या है। तो हामिद अंसारी को ये आइडिया अच्छा लगा और उसने फिर कहा कि ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ। अब लेकिन घर वालों को अभी तक ये पूरी चीज़ पता नहीं थी, ना चैटिंग की, ना लड़की की, ना पाकिस्तान में दोस्ती की, ना पाकिस्तान जाने की कोशिश की, ना वीज़ा की। तो लेकिन उसे घर बताना ज़रूरी था कि वो अफ़गानिस्तान जा रहा है। तो उसने फिर एक घर वालों से झूठ बोला। उसने कहा कि एक काबुल में एक एयरलाइन कंपनी है, उसके ज़रिए मुझे एक नौकरी मिल रही है वहाँ पे और उसका इंटरव्यू है काबुल में, तो मुझे अफ़गानिस्तान जाना है। घर वाले थोड़ा सा हालांकि डरे भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात 2012 में भी उतने अच्छे नहीं थे, तालिबान अब भी वहाँ पे है, जब तब धमाके होते रहते हैं। तो उन्होंने उसे समझाया, लेकिन जाहिर सी बात है उसका तो मकसद कुछ और था। तो उसने कहा कि बस इंटरव्यू देना और फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, वापस आ जाएंगे। तो घर वाले भी राज़ी हो गए ये कहकर कि अपना ख्याल रखना, ठीक से रहना। तो घर वालों को ये झूठ बोलकर उनसे फिर परमिशन लेकर ये अफ़गानिस्तान के लिए 4 नवंबर 2012 को निकल जाता है। मुंबई में वर्सोवा में घर था। 4 नवंबर को ये काबुल पहुंचता है। काबुल पहुंचने के बाद जो इसके कॉन्टैक्ट्स थे, जो पाकिस्तान में नेट के ज़रिए दोस्ती हुई थी, वो उससे वहाँ मिलते हैं। फिर इसके बाद इसको अगले रोज़ काबुल से बाहर कबायली इलाके से लेकर पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस भी करवा देते हैं और पेशावर के रास्ते, जो अफ़गान का बॉर्डर था उधर, वहाँ से ये पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद वो जो लोग थे उन्हीं में से कुछ एक उसको आईडी कार्ड देता है कि ये तुम्हारा एक पाकिस्तान का अब नाम है, तुम पाकिस्तानी, इससे कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, किसी को शक नहीं होगा, तो आईडी कार्ड रखना ज़रूरी है। तो पाकिस्तानी नेशनल का एक आईडी कार्ड उसको दे दिया, उसकी जेब में रख दिया, और कुछ बेसिक कागजात जो होते हैं एक शहरी, एक नागरिक की पहचान के तौर पर। फिर वो उसे अपने घर ले गए खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ ये 3 दिन रहा। इस दौरान में अब चूँकि उसे पहुँचना था उस लड़की तक, उसकी मदद करनी थी। 3 दिन के बाद इसने कहा कि अब चलना चाहिए उस लड़की के घर, उसे बचाना है, और जाहिर सी बात है उससे शादी भी करनी थी। तो ये लोग जो है उसको कहते हैं ठीक है। तीसरे दिन लेकिन अचानक उन्हीं में से एक पाकिस्तानी एजेंसी को, जाहिर सी बात है ISI, जो उसको ये लीक कर देते हैं कि एक इंडियन है जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में आया है और ये हिंदुस्तानी जासूस है। तो जब ये तीसरे दिन खैबर खा में उसके घर से निकलकर उस लड़की के गांव तक पहुंचने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में ही पुलिस की एक पूरी टीम खड़ी हुई थी हामिद अंसारी के इंतज़ार में, क्योंकि ऑलरेडी मुखबरी हो चुकी थी। जब ये उनके पास जाता है तो पहले तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला जब पुलिस ने इसे रोका, तलाशी ली, आई कार्ड मिला पाकिस्तान का फ़र्जी। उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में इसको सब कुछ समझ में आ गया कि इसके साथ धोखा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तानी पुलिस ने पाकिस्तानी सेना के हवाले कर दिया। जब ये पकड़ाया और थोड़ी देर के बाद इसने सब कुछ बता दिया, चूँकि इसका मकसद बड़ा साफ था,
पाकिस्तान में ये किसी और बुरी नीयत से नहीं गया था, ये सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत करता था, उससे मिलना चाहता था, उसकी शादी होने से रोकना चाहता था और उसके साथ खुद शादी करना चाहता था, उसके घर वालों से बात करना चाहता था। तो नीयत साफ़ थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि सरहद पार ये मोहब्बत और ये सारी चीज़ें जो जज्बात, उस वक्त हालात ऐसे नहीं कि कोई यकीन करे उस पर। तो सुना सबने लेकिन यकीन नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के हवाले कर दिया गया। अब वहाँ उससे पूछताछ शुरू हुई, उसके ऊपर टॉर्चर करना उसको शुरू किया और उन सब का यही था कि तुम हिंदुस्तानी जासूस हो, तुम अपना बाकी बताओ, यहाँ और कितने जासूस हैं तुम्हारे साथ, कैसे आए, ये सारी चीज़ें रिपीट करता और उसके लिए फिर इससे बहुत टॉर्चर किया गया। एक बार तो इसको एक सर्दी के महीने में, चूँकि ये वही नवंबर दिसंबर की बात थी जब ये पाकिस्तान पहुंचा था 2012, एक हफ्ते तक 7 दिन तक लगातार इसको आंखों पे पट्टी बांध के और खड़ा रखा गया और कहा गया कि तुम ना बैठोगे, ना लेटोगे, ना सोओगे। और ज़रा सा भी ये अगर झुकता या बैठता तो फिर आंखें बंद थी, मालूम नहीं होता कहाँ से वार होता, मतलब उसके ऊपर वार किया जाता और उसके पिटाई शुरू हो जाती। तो 7 दिन तक वो बिल्कुल खड़ा रहा और इस दौरान में जब जब उसकी हिम्मत जवाब देती तब तब वो पिटता, लेकिन 7 दिन खड़ा रखा गया। फिर उसके बाद एक जगह उसको ऐसे रखा गया जहाँ पे ज़मीन के 15 फीट अंदर एक तहखाना था और वहाँ वो पता नहीं कितने टाइम तक रहा, कब दिन कब रात, सूरज चांद कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वहाँ तक रोशनी पहुँचती नहीं थी। तो उसे वक्त का और समय के चक्र का भी कोई हिसाब नहीं था कि इस वक्त शाम है, सुबह है, दोपहर है, रात है। कई बार खाना मिलता, कई बार नहीं मिलता। उसे ये भी कहा जाता कि तुम एक तो जासूसी करने आए और हम तुम्हें खाना क्यों दें। तो कई बार भूखा रहा। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब ये सारी चीज़ें गुजरी, फिर इंक्वायरी हुई तो उन्हें लगा कि हाँ ये जासूस नहीं है, ये चूँकि इसने सारी चीज़ें जो बताई एक एक कर, जो नेट से लेके बाकी प्रूफ थे, तो उन्हें लगा। तो इसको एक बार खुशी भी हुई कि जब उन पाकिस्तानी फ़ौजियों ने कहा कि तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है तो तुमको अब छोड़ दिया जाएगा, तुम कुछ महीनों में आज़ाद हो जाओगे, अपने घर चले जाओगे। लेकिन 6-7 महीना बीत जाता, फिर तब तक दूसरा अफसर आ जाता और वो फिर से कहता कि अब शुरू से बताओ तुम यहाँ कैसे आए। तो ये सिलसिला करीब 3 साल तक शुरू के चलता रहा, 2012 से लेकर 15 तक। जब जब इससे पूछताछ होती फिर ट्रांसफ़र हो जाता। जो अफसर थे, जो नया आया था, वो अपने तरीके से टॉर्चर करता, अपने तरीके से पूछता। तो बिना मुकदमे के 3 साल तक ये जेल में यूं ही पड़ा रहा। इस दौरान में जब ये वहाँ पहुँचा, तो जब अफ़गानिस्तान पहुँचा था तो और पाकिस्तान पहुँचने के बाद भी 3-4 दिन तक अपने घर वालों से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए संपर्क में था और घर वालों को घर वालों को भी यही बता रखा था कि मैं अफ़गानिस्तान में हूँ, पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया। लेकिन 3-4 दिन के बाद जब ये गिरफ़्तार हो गया तो मोबाइल से भी संपर्क टूट गया, बात करने की इजाज़त नहीं थी, नेट से भी दूर हो गया। अब घर वाले इसको फ़ोन कर रहे हैं, परेशान, इधर माँ बाप भाई घर में सब परेशान। और इत्तेफाक से जब ये गया था उसके नेक्स्ट मंथ इसके बड़े भाई की शादी थी, खालिद अंसारी की। लेकिन खालिद ने फिर ये कहा कि जब तक मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। वो शादी भी रुक गई और घर वाले अब ढूंढना शुरू करते हैं। तो क्या करें, तो उन्होंने उसके सारे मोबाइल, उसके जो सोशल मीडिया पे जितने भी उसके फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल सब खंगालना शुरू किया। ये भी सारी चीज़ें खंगालनी शुरू की तब अचानक उसे एक जगह वो चैटिंग सारी मिल गई जो ये पाकिस्तानी लड़की से किया करता था। और तब घर वालों को पहली बार पता चला कि ये एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में जो बुरी तरह से घिर चुका है। और उन्हें पहली बार इस बात का भी एहसास हुआ कि ये अफ़गानिस्तान झूठ बोल के गया है, ये हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारी लाइनें ऐसी थीं कि अच्छा मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ, मैं बचाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें घर वालों को पता चल गई, तो उन्हें लग गया कि ये पाकिस्तान में लेकिन पाकिस्तान में कहाँ, ये कोई आइडिया नहीं। इस दौरान घर वाले, माँ बाप परेशान बुरी तरीके से। अपने बेटे को पाने के लिए इस दौरान में माँ बाप उम्रा करने के लिए मक्का पहुँच जाते हैं। मक्का में कहते हैं कि इनकी माँ ने बताया कि जब वो वहाँ गई तो उन्होंने वहाँ पे मन्नत मांगी कि मैं यहाँ से बिना अपने बेटे की खबर लिए हुए नहीं जाऊँगी। और कहते हैं कि उसी मक्का में फिर उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी फ़ीमेल जर्नलिस्ट से हुई और जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं हूँ, एक मेरा बेटा है और वो एक पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ एक लड़की के इश्क में पागल होकर वो वहाँ पहुँच गया है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, महीनों गुजर गए। तो उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उनको वादा किया कि मैं आपकी मदद करूँगी और उसने वाकई पाकिस्तान जाकर छानबीन की और फिर पता चल गया उसको कि हाँ यहाँ एक हामिद अंसारी नाम का लड़का आया था। फिर उसने सारी चीज़ें बताईं। अब घर वालों को थोड़े दिन के बाद फिर सारी चीज़ें पता चली, उसका ठिकाना पता चला कि वो जेल में है और उसके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। फिर उन्होंने किसी तरह से सारे अपने जो जतिन देसाई एक्टिविस्ट थे
उनके पाकिस्तान में अपने संपर्क थे, उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे मानवाधिकार एक्टिविस्ट से संपर्क किया और फिर इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया। तो फिर उस जेल का भी पता चल गया जहाँ पे इसको रखा गया था, और बाकायदा वहाँ के कोर्ट के परमिशन लेकर जो वहाँ की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और वकील हैं वो इससे मिलने भी गए। फिर उन्होंने उनके घर वालों को सारी खबर दी। इस दौरान इधर भी फिर इंडियन गवर्नमेंट खास तौर पर अपनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से फैमिली वाले मिले और उन्होंने मदद की अपील की। ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन उधर 3 साल तक उसको बिना मुकदमे के, बिना सज़ा के जेल में रखा गया, बहुत तकलीफ़ दी गई, मारा पीटा गया। 3 साल के बाद 2015 में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट में उसका मुकदमा आता है और वो कोर्ट जो है उसको 3 साल की सज़ा सुनाती है। और उस सज़ा तो जासूसी के इल्ज़ाम में पूरी तरह से नहीं, वो ये थे कि आपने फ़र्ज़ी तरीके से आई कार्ड बनाया, फ़र्ज़ी आपके पास पहचान पत्र, और आप इलीगल पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए। अगर पूरी तरह से जासूसी का होता और इस्टेब्लिश हो जाता तो शायद हामिद अंसारी आज इंडिया नहीं लौटता। लेकिन उसे 3 साल की सज़ा हुई। और इस बीच में फिर ये चूँकि मामला कई बार उठा, तो अभी हाल में इमरान खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जब ये करतारपुर कॉरिडोर का मामला हुआ था, कई जर्नलिस्ट यहाँ से गए थे, तो उन्होंने भी वहाँ इमरान खान के सामने भी ये मुद्दा उठाया हामिद अंसारी का। तो इमरान खान ने फिर पता भी किया और उन्होंने वादा किया था कि इसमें वो ज़रूर मदद करेंगे। तो इन सारी कोशिशों से इधर से इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी वो की, एम्बेसी के थ्रू। आखिरकार जो हामिद अंसारी है, 3 साल की सज़ा पूरी होते ही उसे कल रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद पाकिस्तानी जो पुलिस है, जो उसने वाघा बॉर्डर पर छोड़ा लाकर, और वाघा बॉर्डर से फिर हामिद अंसारी हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। माँ बाप, भाई, जतिन देसाई, बाकी लोग चाहने वाले, वो सब वहाँ पहुँचे थे। फिर वो उसको लेकर दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आज सुषमा स्वराज मिलती हैं, गले लगाती हैं। वो भी भावुक लम्हा था। माँ बाप बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सुषमा स्वराज का और इंडियन गवर्नमेंट का। इसके बाद आज दोपहर को ही हामिद अंसारी, खालिद अंसारी, उनकी माँ, उनके फादर, ये लोग यहाँ आज तक के दफ्तर आए थे और उन्होंने बाकायदा पूरा इंटरव्यू भी दिया और अपनी पूरी कहानी बताई। अब ये तो हो गई सारी कहानी। अब इसमें 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कसक रह गई हामिद अंसारी के, जब खैबर पख्तूनख्वा में उसको पकड़ा था पुलिस ने, तो उस वक्त वो उस गांव में जा रहा था जहाँ पे उसके हिसाब से उसकी मोहब्बत रहती थी। लेकिन उस गांव या तक जाने या उस लड़की से मिलने से पहले ही वो पकड़ा गया और वो लड़की से कभी मिल नहीं पाया और कल वापस हिंदुस्तान आ गया। 6 साल जिस लड़की के लिए वो सरहद की सीमा लांघी, गैर कानूनी तरीके से वहाँ पहुँचा, इतना जोखिम लेकर, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई और बिना मुलाकात के इस कसक के साथ वो हिंदुस्तान आ गया। अब दूसरी चीज़, ये सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि वाकई क्या वो लड़की थी जिससे वो चैट करता था, उसकी मौजूदगी हकीकत है, या फिर वो एक चाल थी, एक धोखा थी। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उस लड़की के ज़रिए बाद में जब 3-4 लोगों ने जिस तरीके से हामिद अंसारी को कहा कि उसकी शादी होने वाली है, घर के वालों की मर्ज़ी उसके ख़िलाफ़, तुम आओ, बचाओ, तुम ले जाओ, तो उससे ये लगता है कि ये एक ट्रैप था फंसाने का, और इस ट्रैप में हामिद अंसारी फंसा। और शायद इसमें यह भी है कि ऐसी कोई लड़की जिससे वो चैट करता था वो कोई लड़की ना हो, कोई और हो। अब इस सच्चाई का पता तभी चलता जब वो या तो लड़की सामने आती या मिलती या कभी बयान देती, या हामिद जब वहाँ पकड़ा गया तो उसके लिए आगे आती। जो आपकी मोहब्बत में इतनी दूर एक मुल्क छोड़कर अनजाने मुल्क में पहुँच रहा है, वो भी गैर कानूनी तरीके से, और वो आपकी खातिर पकड़ा गया, इतनी मुसीबत झेल रहा है, तो सामने वाली लड़की का भी फ़र्ज़ बनता है, अगर वो उससे प्यार करती है, कि वो उसके बचाव में आगे आए, उसके लिए लड़ाई लड़े। लेकिन 6 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो लड़की वाकई है भी कि नहीं है, ये भी आज तक कन्फर्म नहीं है। और वो लोग कौन थे जिन्होंने उसको फंसाया, अफ़गानिस्तान बुलाया, फिर अफ़गानिस्तान से अपने साथ पाकिस्तान ले गए और 3 दिन अपने घर में रखा, और 3 दिन के बाद उसको फ़र्ज़ी कार्ड देते हैं और फिर वही जाकर पाकिस्तानी एजेंसी को खबर दे देते हैं कि एक इंडियन है जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में आया और ये भारतीय जासूस है। तो ये सारी चीज़ें शक पैदा करता है। अब यहीं पे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ है, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि इस तरह से इंटरनेट पे, इस तरह से चैटिंग के ज़रिए, इस तरह से की दोस्ती जिसमें आप अपने दोस्त को देख भी नहीं पा रहे हैं, आप उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं, फिर आप लिख रहे हैं सिर्फ, या वो लिख रही है और आप एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, मेल आईडी किसी भी नाम से हो सकता है,
सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है, सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं वो, जैसे आप लड़की समझ के बात कर रहे हैं वो वाकई लड़की है कि नहीं है, जैसे आप लड़का समझ के बात कर रहे हैं वो वाकई लड़का है कि नहीं है, जो अपनी आइडेंटिटी अपना सच बता रहा है वो वाकई सच है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जाने बगैर ऐसा कोई कदम उठाना, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ख़तरा है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जब भी नेट के थ्रू या इस तरह से सोशल मीडिया पे आप जब कोई रिश्ता कायम करते हैं, आप जब किसी से बातचीत करते हैं, तो ये ज़रूर कम से कम 10 बार चेक कर लीजिए कि आप जो समझ रहे हैं वो वाकई वही है, और जो सामने वाले ने बताया क्या उसका सच वही है, तब आप इस तरह के कदम उठाएं। वरना हामिद अंसारी जैसी मुश्किल किसी के सामने भी आ सकती है कि एक इश्क, एक लड़की की वजह से वो एक दूसरे मुल्क तक चला गया, जासूसी का तोहमत उसके ऊपर लगा, फिर उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, और वापस आता है और उसके दोनों हाथ खाली, और इधर उसके माँ बाप, भाई, पूरी फैमिली परेशान। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक नसीहत मिलती है इससे हम लोगों को कि इंटरनेट पे जो दोस्ती होती है, जो चैटिंग होती है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको खंगालना ज़रूर चाहिए, उसको क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए, और तब आप कोई अगला कदम उठाएं, वरना हमेशा मुसीबत होगी। अब लेकिन अच्छे दिन हैं, आज ये लोग, हामिद अंसारी पहुंच चुका है, कल वो अपने घर मुंबई जाएगा 6 साल बाद, और अब उनके माँ बाप की यही ख्वाहिश है कि अब दोनों भाई की शादी एक साथ करेंगे, और शायद जल्दी उन दोनों की शादी हो, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन वो जो 6 साल खो दिए हामिद अंसारी ने एक अनजान लड़की के लिए, एक अनजान तरीके से दोस्ती करने के बाद, वो शायद कभी वापस नहीं आएंगे। और जो माँ बाप ने इतने दिनों तक तकलीफ़ें झेली, 6 साल तक दर दर भटके, हर एक के आगे हाथ जोड़ा, कहाँ कहाँ नहीं गए, वो सारी चीज़ें शायद मुश्किल है लौटना। लेकिन यह है कि इस कुल मिलाकर इस कहानी का एंड अच्छा हुआ कि हामिद अपने घर लौट आया। हालांकि उसको ये था कि वो शायद कभी हिंदुस्तान वापस नहीं लौटेगा, लेकिन वो तकदीर वाला है। वरना ऐसे बहुत सारे आज भी कैदी हैं जो जासूसी या दूसरे झूठे इल्ज़ामों में पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई। और कई तो ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो वाकई पाकिस्तान की जेल में बंद भी हैं या नहीं है, जिनको लेके हमेशा से बहुत सारे एक्टिविस्ट जो ह्यूमन राइट्स के से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हैं वहाँ पे, और बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गुनाह के, और बहुत सारे इसी तरीके से फंसाए गए हैं। तो मेरी कुल मिला के यही, इस कहानी को आज आपको सुनाने का मकसद यही था कि इससे एक नसीहत ज़रूर लेनी चाहिए हम लोगों को कि ऐसी चीज़ों से हमेशा बचें, एक बार नहीं 10 बार क्रॉस चेक करें, और उसके बाद ही आगे कोई कदम उठाएं।